स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन मॉडल को करने वाले हैं और ये सेट 4 है। सेट 1 2 3 मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। आप नहीं देखे हैं तो आप जाके इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए ये टर्म 2 सेक्शन ए, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें देखिए कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो ये है पहला क्वेश्चन। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ हल लिखना है। अब देखिए मान लेना है कि माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु पी एक्स 0 है, क्योंकि एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है 0। a और p का जितना दूरी होगा उतना ही b और p का दूरी उतना ही होगा, ठीक है। तो समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो उसी बिंदु को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग को पता नहीं है कौन सा बिंदु निकालेंगे, तो मान लेते हैं P और यहाँ पर x0 इसको हम लोग मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कहता है PA और PB क्या है बराबर। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, PA बराबर PB लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये बराबर है। तो देखिए इसका फॉर्मूला आता है दो बिंदुओं के बीच का दूरी अगर निकालते हैं तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो गया। अब उसी तरह इसका भी लगा दीजिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ इक्वल कर देना है आपको, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व बस कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग क्यों, तो इस वर्गमूल को हटाने के लिए, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यह वर्गमूल हट जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ वर्ग कर दिए, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो क्या हो गया, इसका वर्गमूल और ये वर्ग कट के हट गया। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रह गया। बस उसी तरह राइट साइड में भी कर देना है। अब देखिए यहाँ से आपको वैल्यू रख देना है, किसका वैल्यू, तो x2 का। तो देखिए x2 कहाँ से लेना है, तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए PA के लिए ले रहे हैं, तो P और A के बिंदु के बीच में हम लोग अगर देखेंगे तो x1 y1 और ये x2 y2। तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर x2 का वैल्यू क्या होगा, देखिए x1 y1 x2 2 हो गया, यहाँ पर 2 रख देना है। अब देखिए x1, तो यहाँ पर देखिए x1 कितना है x, तो x रख देना है, इसका होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस कर देना है y2। देखिए x1 y1 x2 y2, यहाँ पर y2 देखिए -5 है तो -5 यहाँ पर रख देना है, फॉर्मूला से माइनस, तो यहाँ पर माइनस। y1 का वैल्यू x1 y1 0 है तो 0। अब देखिए इसका स्क्वायर कर देना है। अब उसी तरह यहाँ पे देखिए x2, अब किसके लिए, अब हम लोग लेंगे PB के लिए, ठीक है, PB बिंदु के लिए। तो P और B बिंदु का बीच का अगर दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पर देखिए x2 है, तो x2 यहाँ x1 y1 x2 -2 है, तो यहाँ पर x2 के जगह में -2 रख देना है, माइनस है फॉर्मूला से माइनस रख देना है। अब देखिए x1, तो x1 यहाँ पर x है तो x रख देना है और इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह दे देना है। y2 का, तो x1 y1 x2 y2 है 9, तो यहाँ पर 9 फॉर्मूला से माइनस y1 x1 y1 0 है तो 0, इसका स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ से देखिए 2 - x का होल स्क्वायर, तो इसको a + b का स्क्वायर में हम लोग लिख सकते हैं। देखिए a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, इस तरह तोड़ दीजिएगा। और यहाँ देखिए -5 और -0, तो -5 ही होगा, और -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको भी a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से इसको आप तोड़ सकते हैं a - b का होल स्क्वायर का फॉर्म में। और इसको देखिए 9 में 0 माइनस कीजिएगा तो 9 ही होगा, और 9 का स्क्वायर यहाँ पर आपको लिख देना है। अब आगे फिर बढ़ जाना है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 कर देना है, यहाँ पर 2 2 जा 4 4x हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब उसी तरह यहाँ -2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 होगा, और इधर माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से 2 दूनी 4 और इधर से x स्क्वायर यहाँ से आ गया, और 9 में 81, यहाँ से 81 आ गया। अब आगे देखिए यहाँ से बच गया क्या, -4x बराबर 81 - 25, ठीक है, यहाँ से आ गया इस तरीके से। 81 कैसे आया, 81 यहाँ से लाएं और 25 यहाँ प्लस में था, उधर ले गए दाहिना तरफ तो -25, और यहाँ पर 4x था, इसको इधर ले आए तो -4x हो गया, इधर 4x इधर -4x पहले था -4x। तो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि एक जैसा चिन्ह है तो जुटता है, अलग अलग चिन्ह में घटता है, तो जोड़ देंगे -8x हो जाएगा, यहाँ पर घटाने पर 56 हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा 56 - 8। तो यहाँ से आ गया देखिए 8 7 56 -7 आ गया। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, अतः वह बिंदु P बराबर देखिए माइनस क्या हो जाएगा 7 और 0, ठीक है, x का मान निकल गया, y का मान तो हम लोग 0 लिए थे, तो वह बिंदु कौन सा होगा x अक्ष पर, तो -7 और 0, जो कि वो समदूरस्थ होगा, समान दूरी पर होगा वह बिंदु। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे देखेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन। अब आगे देखेंगे हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए कहता है यदि cos a बराबर 8/15
तो इसमें देखिए कहता है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया जो है उसको लिख लेना है आपको। सबसे पहले कॉस ए का मान दिया हुआ है 8/15। तो देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोगों को पता क्या चला, आधार का पता चल गया, कर्ण का पता चल गया, लेकिन एक लंब का पता नहीं है, मतलब लंब निकालना होगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कर्ण स्क्वायर का मतलब देखिए कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर कर देना है बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब का मान पता नहीं है तो लंब का स्क्वायर देखिए छोड़ देना है, प्लस 8 स्क्वायर कहाँ से आया, तो आधार का स्क्वायर देखिए आधार दिया है 8, यहाँ 8 स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका 15 स्क्वायर, माइनस कहाँ से आया, तो ये देखिए प्लस 8 को बायां तरफ लाइएगा तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाने पर ये रूट हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को घटा देने पर हो जाएगा 161। ठीक है, लंब का मान निकल गया 161। तो यहाँ से देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना निकला, तो 161 रूट में, तो रूट अंडर 161/15, ये हो गया साइन ए का मान निकल गया। आगे कहा था सेक ए का, तो कर्ण बट्टा आधार होता है सेक ए बराबर कर्ण का मान 15 और आधार का मान 8, तो यहाँ से आपको नीचे 8 लिख देना है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन की ओर। आगे है 3 नंबर का क्वेश्चन, इसमें ये कहता है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर tan a प्लस बी का मान दिया है और tan a माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, देखिए tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है, √3, tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 1/√3। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको ले लेना है a प्लस बी वाला। तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, ये √3 किस में आता है, तो tan 60 डिग्री बराबर √3। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, tan कट जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये इक्वेशन आपको पहला मान लेना है। ठीक उसी प्रकार दूसरा वाला को भी ले लेना है। ठीक है, tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan कट जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए tan 30 डिग्री क्या होता है, देखिए tan 30 डिग्री का मान ही जो होता है ना 1/√3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कर लेना है इस तरीके से, और a माइनस बी को यहाँ से फ्री हो जाएगा, क्यों, tan और tan ये कट जाएगा तो a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी आ जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन निकल गया। अब इन दोनों इक्वेशन से आप a और b का वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर देखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और इधर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, b और b कट जाएगा, अलग अलग चिन्ह में कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a जोड़ देना है दोनों को, तो 2a बराबर 60 30 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से आप a को फ्री कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए a को फ्री कीजिएगा तो 90/2 बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। a का मान रखिएगा, a का मान समीकरण 1 में रखने पर a की जगह 45 रख देना है, क्योंकि a का मान 45 आया, यहाँ पर रख देना है 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब 45 को उधर कर देना है तो b का मान निकल जाएगा 60 - 45 बराबर कितना हो गया, 15 डिग्री, ये निकल के आ गया, ये हो गया इसका आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसमें कहता है यदि माध्य बराबर 60 और माध्यिका बराबर 50 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य दिया हुआ है 60, माध्यिका दिया हुआ है 50 और बहुलक मतलब इसमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि इसमें से जो है ना तीनों में से किसी दो का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तीसरा वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। यहाँ पर माध्यिका के जगह पर माध्यक भी रहता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 इंटू देखिए माध्यिका का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कितना 50, तो यहाँ पर 50 रख देना है, माइनस फार्मूला से 2, फिर देखिए माध्य का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 60 रख देना है। अब यहाँ पर गुणा कर देना है, 50 दिया 150 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 दूनी 12 120 हो जाएगा, और इसको घटा देना है 30, आंसर इसका आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसमें 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रायिकता ई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है। तो देखिए प्रायिकता ई का जो है ना दिया है वैल्यू 0.05, और प्रायिकता आपको पता होगा कि प्रायिकता ई जोड़ प्रायिकता ई नहीं बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, प्रायिकता ई का और प्रायिकता ई नहीं का दोनों को जोड़ देने से क्या होता है, उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रायिकता ई जो है यहाँ पर दिया हुआ है मान, तो यहाँ पर आपको मान रख देना है, प्लस प्रायिकता ई नहीं का मान निकल जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर प्रायिकता ई नहीं का मान आपको निकालना है, तो इसको रहने देना है, और 0.05 मतलब प्रायिकता ई को जो है ना इसको इधर ले आना है दाहिना तरफ और घटा देना है, तो आपको घटाने पर क्या आ जाएगा 0.95, ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए कहता है उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है शंकु का आयतन ज्ञात करने बोल रहा है,
और यहाँ पर देखिए त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई है। तो देखिए r बराबर 6 सेंटीमीटर और h बराबर 8 सेंटीमीटर, ये हाइट है, ऊंचाई। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/3 लिखना है और पाई का मान 22/7 आपको रख देना है, और इंटू में यहाँ पर r आपको 2 बार लिख देना है। क्यों? क्योंकि r का स्क्वायर है ना, इसीलिए 6 × 6 लिख दीजिए, ये r का वैल्यू है 6, तो 2 बार लिख देना है। उसके बाद देखिए हाइट 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा ये 3 से 3 दूनी 6 कट जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ पर देखिए 6 8 48 हो जाएगा, और नीचे 7 है। आप इसको गुना कर लीजिएगा, गुना करने पर आएगा 2112/7, इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 301.71 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री बराबर 1। ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। तो आपको LHS को सॉल्व करके RHS दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लिख लेना है LHS। LHS बराबर लिखना है tan 48 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। अब देखिए इसको सॉल्व करना है आपको। कैसे? tan 48 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, मतलब 90 में 42 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 48 डिग्री। तो 90 का फॉर्मूला हम लोग पुट करने के लिए, फॉर्मूला के फॉर्म में लाने के लिए 90 से हम लोग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको करेंगे तो चेंज होगा, 90 का केस में चेंज होता है। तो देखिए tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री आ जाएगा 48 डिग्री। यहाँ पर आपको किसी एक को चेंज करना है, बाद बाकी को उसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो tan 45 डिग्री जैसा है वैसा छोड़ देना है, और tan 42 डिग्री को भी वैसे ही छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, मतलब tan 90 डिग्री माइनस थीटा बोल सकते हैं आप इसको। तो कितना होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cot थीटा, थीटा की जगह पे 42 डिग्री, तो 42 रख देना है। tan 45 डिग्री यहाँ पर लिख देना है, tan 42 डिग्री यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर cot 42 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको ऐसे ही रख देना है, जैसा तैसा इसको छोड़ देना है। अब यहाँ से tan 42 डिग्री और tan 42 डिग्री आपका कट जाएगा, बचा क्या tan 45 डिग्री। अब यहाँ से देखिए ये तो कट गया, तो पूरा क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ से 1 हो गया। और देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और tan 42 डिग्री कट गया तो यहाँ बचा क्या 1। तो सारा को गुना करने पर आ जाएगा 1। ऐसा नहीं कि एक को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3, ऐसा नहीं होता है। गुना करने पर 1 को 1 से गुना कीजिएगा, फिर 1 को गुना कीजिएगा, फिर 1 को गुना कीजिएगा। 1 को अपने आप को कितना बार भी क्यों ना गुना कीजिए 1 ही होगा। ठीक है, 1 को खुद से गुना करने पर वही संख्या आता है, मतलब 1 ही आता है। तो देखिए ये हो गया इसका आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए आगे जो कहा है 8 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा बी के निर्देशांक 1 4 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक जो है ना वृत्त है, समझ जाइए ये वृत्त है। अब वृत्त का जो केंद्र है, ठीक है, तो वृत्त का केंद्र दिया हुआ है 2 और -3, तो वृत्त का केंद्र 2 और -3 दिया हुआ है, तथा बी के निर्देशांक 1 4 है। तो बी का निर्देशांक 1 4 है, मतलब यहाँ पर वृत्त का जो व्यास बना है, वृत्त का व्यास, इसमें से यहाँ पर ए और ये केंद्र हो गया, ये बी, 2 पॉइंट हो गया। तो वृत्त में इसमें 3 पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पर ए और ये बी, ये तो केंद्र हो गया। तो केंद्र का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, तो कहता है इसमें ए का मान क्या होगा। तो इसका नाम रख दिए ए, इसी का मान निकालना है। तो चलिए इसको नहीं पता है तो एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा मध्य बिंदु निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग को मध्य बिंदु नहीं निकालना है, निकालना क्या है, बिंदु ए निकालना है, मतलब यहाँ पर, तो उसी फॉर्मूला से निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए एक्स वाई यहाँ पर रहता है, तो एक्स वाई का मान यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, मध्य बिंदु हम लोगों को दे दिया है पहले से ही। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मध्य बिंदु, एक्स और वाई का मान यहाँ पता है, तो 2 और -3, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, इस तरीके से फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू को रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से इसको लिख देना है, तो यहाँ पर देखिए पहले x1 यहाँ x है तो x रख देना है, प्लस x2, तो x1 y1 x2 1 है, 1 लिख देना है, नीचे 2 लिख देना है, y1 x1 y1 y है, y लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर है y2, तो y2 कहाँ है, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 है 4 रख देना है, और नीचे 2 है 2 लिख देना है। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, कैसे, तो देखिए तो आपको क्या करना है, इसको इसके साथ बराबर कर देना है और इसको इसके साथ बराबर कर देना है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा x + 1/2, और यहाँ पर देखिए -3 बराबर क्या हो जाएगा y + 4/2। ठीक है, y + 4/2, इस तरीके से आपको यहाँ पर दोनों तरफ इसको सॉल्व कर देना है। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से गुना कर दीजिएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, x + 1। अब यहाँ पर x को अगर फ्री कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x जाएगा 4 के साइड, तो 4 - 1 हो जाएगा, तो x का मान
तो x का मान 4 - 1 बराबर है x का मान 3 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसको गुना कर दिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ -6 आ गया। अब देखिए y + 4 आ गया, तो यहाँ से 4 को हटा देना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 और उधर जाके -4, तो 6 - 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा 6 - 4 -6 - 4 हो गया -10। इस तरीके से x का वैल्यू भी निकल गया और y का वैल्यू भी निकल गया। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, अतः a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 और क्या आया -10, ठीक है। a बराबर क्या आ गया 3 और -10, वह बिंदु जो है एक निर्देशांक जो निकालने कहा था, एक निर्देशांक क्या आ गया 3 और -10, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए कहता है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं a 1 - 1 b 2 1 और c 4 5 संरेखी है, मतलब उसी के ऊपर में वो चल रहा है, ठीक है। संरेखी मतलब तो तीनों बिंदु जो है ना एक ही रेखा में स्थित है। इसमें देखिए करना क्या है, तो ए बी जितना दूरी होगा उतना ही होगा बी सी, ठीक है। ए बी को जोड़ देंगे बी सी के साथ, तो क्या हो जाएगा ए सी आ जाएगा, मतलब ये बड़ा वाला लाइन जो हो जाएगा ना, इस ए बी और ये बी सी को जोड़ने पर आ जाना चाहिए, तब हो जाएगा संरेखी। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए बी को, ठीक है। तो ए बी में हम लोग लिख लेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो देखिए x2 जो है ना, पहले कहाँ से आएगा x1 y1 x2 का वैल्यू 2, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 2 माइनस x1, तो x1 यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देना है। अब इसका स्क्वायर करके प्लस देना है, फिर y2 कहाँ है x1 y1 x2 y2, ये हो गया y2, तो ये है 1, तो यहाँ पर 1 प्लस, क्यों प्लस हुआ देखिए, यहाँ फार्मूला से माइनस हुआ और y1 का वैल्यू देखिए x1 y1, यहाँ जो है ना y1 का वैल्यू माइनस है, तो माइनस यहाँ से और यहाँ माइनस, दोनों प्लस हो गया मिलके, मतलब गुना होके प्लस हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर देना है, 2 - 1 इसका स्क्वायर और यहाँ से 1 1 2 हो गया इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा 4, मतलब यहाँ से 2 तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 एक जोड़ दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, रूट के अंडर में 5 हो गया, √5। अब उसी तरह बी सी को ले लीजिए, बी और सी, तो बी और सी को जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, तो देखिए x2 x1 y1 x2 4 हो गया, 4 माइनस, अब देखिए यहाँ से x1, तो x1 यहाँ 2 है तो 2 लिख देना है, अब इसका स्क्वायर कर देना है प्लस फार्मूला से। अब देखिए y2 - y1, तो x1 y1 x2 y2 कितना है 5, तो यहाँ पर लिख देना है 5 माइनस सूत्र से। अब देखिए y1, तो x1 y1 कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देना है। तो इसी तरीके से 4 में 2 घटाइएगा 2 का स्क्वायर, फिर 5 में घटाइएगा तो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 हो गया, √20 हो गया। अब इसको आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2√5, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं कैसे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ये मतलब में इस तरीके से आ गया। अब देखिए इन दोनों का वैल्यू निकल गया, अब और एक निकालना है, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब निकालना है ए सी, ठीक है। तो देखिए ए सी कितना निकलता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए सी के लिए आपको देख लेना है, ठीक है। उस तरह से वैल्यू रख दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ए सी का मान 3√5, ठीक है। तो 3√5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चूंकि ए बी प्लस बी सी को जोड़ने पर, मतलब ए बी और बी सी को जोड़ने पर ए सी आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर आप अगर जोड़ते हो ए बी और बी सी को अगर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा ए सी का बराबर आ जाएगा, इसीलिए ए बी सी संरेखी है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया इसका आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। आगे अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मीनार है, ठीक है, इस तरीके से बनाए हैं, ए और बी जो है ये मीनार खड़ा है, कहाँ पर भूमि में, ये है भूमि, कौन बी सी, ये भूमि है, भूमि पर मीनार खड़ा है ए बी। तो यहाँ पर कहता है कि भूमि का एक बिंदु, मान लीजिए ये सी है, भूमि का एक बिंदु जो यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब ये मीनार के पाद बिंदु का दूरी जो है वो 30 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर इस बिंदु से इस मीनार का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। इस तरीके से यहाँ पर आपको लिख देना है कि माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए बी। अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, मतलब यहाँ से देखिए एक समकोण त्रिभुज बनता है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज में जो है ना आपको लेना क्या, देखिए ये समकोण त्रिभुज हमें इस थीटा के मदद से और इस भुजा के मदद से आपको इस भुजा का मान निकालना है, समझ में आ रहा है ना। ये कोण की मदद से, मतलब इस थीटा की मदद से और इस भुजा की मदद से यहाँ से इसका वैल्यू ए बी का मान निकलेगा, मतलब मीनार का ऊंचाई निकलेगा, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए इसमें करना क्या है,
तो यहाँ पर देखिए ये लंब हो जाएगा, ए बी यहाँ पर लंब हो जाएगा और बी सी हो जाएगा आधार। तो लंब बट्टा आधार किस में होता है, तो tan में होता है। तो यहाँ पर देखिए कोण का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी मतलब लंब बट्टा आधार। तो यहाँ से आप लिख सकते हो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर, यहाँ पर देखिए ए बी बट्टा सी का मान दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर 30 लिख देना है, ए बी का मान दिया हुआ नहीं है इसलिए यहाँ पर नाम लिख देना है क्या, ए बी। अब यहाँ से कोना कोनी गुना कर देना है, कितना हो जाएगा 30 से का 30 और यहाँ पर ए बी को गुना कीजिएगा √3 से, तो √3 ए बी। अब यहाँ से आप इसको निकालिएगा, ए बी को फ्री कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये √3 चल जाएगा 30 के नीचे। अब इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 30 √3 और √3 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 × 30 10√3, ये हो गया किसका मान, तो ए बी का मान निकल के आ गया। अतः मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 10√3 मीटर, ये हो गया इसका आंसर। मीनार का ऊंचाई इस तरीके से ये निकल गया। आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए कहता है यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। ठीक है, इसको आपको दिखाना है। देखिए चूंकि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है और आप लोग को पता ही होगा कि अंतः कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए आपको लिख देना है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अंतः कोण है ये ए प्लस बी प्लस सी, जोड़ देना है तीनों अंतः कोणों को तो हो जाएगा 180 डिग्री। ये होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब आगे देखिए करना क्या है, यहाँ पर देखिए बी सी का हम लोग को मान निकालना है। तो बी सी का मान निकालना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को प्रूव करना है बी सी लाना है यहाँ पर। ठीक है, बी सी बाई 2, इसीलिए यहाँ पर बी सी का वैल्यू निकालना है। कैसे, तो यहाँ पर ए हटा देना है, चल जाएगा उधर 180 माइनस ए। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर नीचे में जो है ना 2 है दोनों तरफ। ठीक है, बट्टा में 2 है तो यहाँ पर क्या है 2 का जरूरत। तो 2 को लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ, एक तरफ करने से फिर गड़बड़ हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर क्या हो जाएगा बी सी बाई 2 बराबर 180 और यहाँ बाई 2 अब माइनस ए बाई 2। अब आप कहोगे कि यहाँ पर दोनों में 2 कैसे आ गया, तो देखिए 180 माइनस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था 180 माइनस ए, 180 माइनस ए बाई 2। तो यहाँ पर 180 बाई 2, ये जो 2 है ये 180 के भी नीचे है और ए के नीचे भी है, तो दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिए, दोनों को दे दिए, 2 को दोनों जगह जाएगा, ये दोनों जगह जाएगा, इसीलिए दोनों को कर दिए अलग अलग। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, b प्लस सी बाई 2 और इधर बराबर में हो जाएगा 180 को काट दीजिएगा तो 90 और इधर माइनस ए बाई 2। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, क्यों साइन से गुना करने पर, क्योंकि आपको साइन में दिखाना है। ठीक है, तो साइन नहीं है तो दोनों तरफ साइन से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर गुना कर दीजिएगा साइन, इधर भी साइन। तो देखिए साइन बी प्लस सी बाई 2, इधर साइन बी प्लस सी बाई 2 आ जाएगा और इधर देखिए साइन 90 माइनस ए बाई 2। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर आप ए बाई 2 को थीटा मान लेते हैं तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे ए बाई 2 है तो यहाँ पर आपको लिख देना है ए बाई 2, कॉस थीटा हो जाता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, ये थीटा का काम किया ए बाई 2। तो और इधर कुछ नहीं करना है, साइन बी प्लस सी बाई 2 और इधर कॉस ए बाई 2, इस तरीके से आपको प्रूव कर देना है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन और 13 नंबर का क्वेश्चन किसी दूसरा वीडियो में इसको कर देंगे। अभी हम लोग देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए कहता है एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। इन तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए आपको सॉल्यूशन में क्या करना है, कुल परिणाम आपका कितना है 90। ठीक है, पेटी में कितना डिस्क था 90, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो कुल परिणाम हो गया आपका 90। अब देखिए 2 अंकों की कुल संख्या, तो बताइए 2 अंकों की कुल संख्या तो 90 तो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें से 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, तो 1 से लेकर 9 तक जो है ये 1 अंक वाला संख्या है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद जब आता है 10, 11, 12 इस तरीके से आगे आएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 अंक का, मतलब आपका काउंटिंग कहाँ से होगा 2 अंक का संख्या, तो 10 से होगा। तो 10 से लेकर 90 तक आपको क्या मिलेगा 2 अंक का संख्या, और 10 के पहले वाला संख्या मतलब 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सब संख्या जो है ना 1 अंक का है। तो आपको करना क्या है,
टोटल कितना है 90। इसमें से 9 को संख्या आपको घटा देना है। कौन सा? तो 1 से लेकर 9 तक, ये एक अंक वाला है इसीलिए इसको घटा देना है। तो उससे पता चल जाएगा क्या कि 2 अंक की कुल संख्या कितना है। तो 81 हो जाएगा आपका 2 अंक का कुल संख्या। ठीक है, 2 अंक। तो अब यहाँ निकल जाएगा प्रायिकता 2 अंकों की संख्या का। तो देखिए टोटल है आपका डिस्क 90, इसमें से 2 अंक लिखा हुआ जो है वो कितना है? तो 81 तो है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 9 9 81 कट जाएगा और 9 9 90, 9/10 ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह देखिए अब आगे हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा? 1 होगा, 1 एका 1, इस तरीके से 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पच्चे 25, 6 छके 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। अगर 10 लेते हैं तो 10 10 100, 90 को पार कर जाता है। हम लोग को 90 तक ही लेना है पूर्ण वर्ग संख्या। तो क्या आ जाएगा? देखिए तो 81 तक ही आता है, 9 9 81। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपका पूर्ण वर्ग संख्या 9 है। ठीक है, और उसमें कुल परिणाम कितना है? 90। यहाँ पर हो जाएगा आपका 90। ठीक है, यहाँ गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 90। तो 9 धन 90 ये 10 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 इसका प्रायिकता निकल जाएगा। 9 धन 90, 1/10 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे, इसमें देखिए कहा है कि 5 से विभाज्य। तो देखिए 5 से विभाज्य कौन होगा? 5 होगा, 10 होगा, 15, मतलब 5 का पहाड़ा में जो भी आएगा वो 5 से विभाज्य है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, इससे आगे लेंगे तो फिर 90 पार कर जाएगा, 90 तक ही लेना है। तो देखिए प्रायिकता 5 से विभाज्य संख्या तो कितना हो गया? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल है 5 से विभाज्य संख्या 18 ठो और कुल परिणामों की संख्या 90। तो 18 पंचे 90, 1/5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए कहता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए कहा है कि मीनार के आधार से, तो मीनार कहाँ है? तो ए बी आपका मीनार हो गया। अब मीनार का आधार कौन हो गया? ये। तो अब यहाँ पर देखिए कहता है एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो ध्यान दीजिएगा, मीनार का जो आधार है इसका पहला सरल रेखा जो है वो कितना है? 4 मीटर, और दूसरा सरल रेखा मतलब यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा सरल रेखा कितना है? 9 मीटर। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो कहता है उन्नयन कोण है पूरक। ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि पूरक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। अब देखिए आपको करना क्या, यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज दो तरीके से आपको नाम दे देना है, ए बी, यहाँ पर सी और ये डी। तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में सबसे पहले देखना है ए बी डी, मतलब ये छोटा वाला पहले देखना है आपको। देखिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, मतलब ये थीटा की मदद से और इस मतलब आधार के मदद से, इस थीटा और आधार की मदद से हम लोग इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर लंब बटा आधार हो जाएगा क्या? tan थीटा। ठीक है, थीटा ले रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी डी। तो यहाँ से देखिए tan थीटा बराबर ए बी बटा बी डी। बी डी का मान 4 है, यहाँ पर देखिए ये इतना सा इतना 4, तो यहाँ पर 4 लिख देना है। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 4 tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी। ये पहला समीकरण आपको यहाँ से मान लेना है। अब आगे फिर हम लोग को देखना है क्या? समकोण त्रिभुज ए बी सी, मतलब बड़ा वाला ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसमें देखिए ये लंब हो जाएगा, ये पूरा आधार हो जाएगा, तो लंब बटा आधार इसमें भी हो जाएगा tan थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या लेना है? 90 माइनस थीटा, इसको पूरा थीटा हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा 90 माइनस थीटा, ये हो गया पूरा थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा कितना? लंब बटा आधार। तो लंब कितना? वही ए बी है, और इस बार जो है ना अब आधार हो जाएगा पूरा वाला यहाँ से यहाँ तक बी सी। तो हो जाएगा बी सी का वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 9 लिख देना है। अब देखिए गुना कर देना है यहाँ पर क्या? तो यहाँ से यहाँ इसको ना गुना कर देना है। तो 9 tan 90 डिग्री माइनस थीटा इस तरीके से, और इधर हो जाएगा ए बी, यहाँ हो जाएगा 9 tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा ए बी समीकरण। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में दाहिना तरफ ए बी है और समीकरण 2 में भी दाहिना तरफ ए बी है। तो यहाँ पर ए बी जब बराबर है, मतलब आर एच एस जब बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग को आर एच एस को नहीं देखना है, एल एच एस देखना है। तो इसका एल एच एस और इसका एल एच एस बराबर कर देना है। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4 tan थीटा इज इक्वल टू 9 tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 tan थीटा बराबर 9 cot थीटा। अब देखिए यहाँ पर
4 tan थीटा इज इक्वल टू 9 जैसा का तैसा रह जाएगा। अब cot थीटा को आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर देखिए इस tan थीटा को यहाँ से हटाना है, तो यहाँ से tan थीटा हटाइएगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और 4 को अगर यहाँ से हटाइएगा तो हो जाएगा 9/4। मतलब tan को ले जाके यहाँ पर गुना कर देना है tan के साथ, और 9 के नीचे में ले आना है इस 4 को, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या tan स्क्वायर थीटा बराबर 9/4। तो बस यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/4। अब देखिए tan थीटा स्क्वायर हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 3/2 आ गया tan थीटा। अब समीकरण 1 से यहाँ पर 4 फॉर्मूला, अब यहाँ पर 4 था इंटू यहाँ tan थीटा की जगह पे रख देना है 3/2। अब यहाँ से 2 2 जा 4, ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 6 हो गया। यहाँ ए बी का वैल्यू आ गया, ए बी आ गया 6 मीटर, इसलिए हो जाएगा अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, क्योंकि ए बी जो है वो मीनार का ऊंचाई है, ठीक है। तो ए बी निकल गया, मतलब मीनार का ऊंचाई निकल गया। इस तरीके से आप इसको हल कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। आगे आप 16 नंबर का क्वेश्चन, इसमें देखिए कहता है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोले खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक लकड़ी का एक ठोस दिया हुआ है, बेलन आकार का है, तो इसमें दिया गया है बेलन की ऊंचाई कितना है, इसका बेलन का जो ऊंचाई है, हाइट यहाँ से यहाँ तक जो दिया है, कितना दिया है, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका त्रिज्या भी दिया हुआ है कितना, तो बेलन की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से बेलन का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अर्धगोले की त्रिज्या अगर बोलें तो अर्धगोले, देखिए यहाँ पर एक अर्धगोला खोदा हुआ है और यहाँ पर भी एक अर्धगोला खोदा हुआ है, तो देखिए बेलन का त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या वही हो जाएगा, मतलब सेम होगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगा r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, वो यहाँ पर गलती से आयतन लिखा गया है, यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जो भाग दिख रहा है उसी को पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर आपको जोड़ देना है क्या, 2 गो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए इस भाग अगर काट के यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, तो काट के निकालेंगे तो ये भाग भी तो दिखेगा ना अंदर तरफ धसा हुआ, और यहाँ पर भी यहाँ धसा हुआ दिखेगा, तो ये भाग को आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर 2 ठो अर्धगोला है तो 2 ठो अर्धगोला को आपको जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि काट रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, तो काट के हटा रहे हैं तो इसमें घटाना पड़ेगा। वो आयतन नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल निकल रहा है, ठीक है। तो जो भाग दिखता है उसका क्षेत्रफल निकलेगा, तो 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h प्लस 2 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2πr²। अब यहाँ पर देखिए दोनों में 2πr कॉमन है, तो 2πr कॉमन कर लीजिएगा तो आ जाएगा h + 2r। अब यहाँ पर वैल्यू बैठा देना है 2 × 22/7, और इंटू में फिर यहाँ पर r का वैल्यू यहाँ पर 3.5 कर देना है, प्लस h का वैल्यू 10 है, 10 लिख देना है, प्लस 2 × 3.5, फिर r का वैल्यू रख देना है। अब देखिए यहाँ पर इसको कटाइएगा तो 7 × 5 = 35, 0.5 आ जाएगा, और 22 दूनी 44 हो जाएगा, ये 0.5 रहने दीजिए। यहाँ पर 10 आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पर देखिए 2 को गुना कर दीजिएगा 35 से, 35 दूना 70, मतलब यहाँ पर 7.0 आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से दोनों को गुना कर देना है, गुना कीजिएगा तो यहाँ पर दोनों गुना करने पर 22 आ जाएगा, 22.0 मतलब 22 ही हुआ, और इसको अगर जोड़िएगा तो आ जाएगा 17.0, मतलब यहाँ पर आपका 17 आ रहा है। अब 17 और 22 को गुना कीजिएगा तो 374 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम लोग 17 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसमें कहता है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। इस तरीके से ठोस है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया गया है, तो देखिए शंकु का जो ऊंचाई है, यह देखिए ये शंकु है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। अब आगे हम लोग लिखेंगे शंकु की त्रिज्या r। तो देखिए शंकु का यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या हो जाएगा शंकु का, तो कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे है अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 60 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि शंकु का त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या जो होगा वो बराबर होगा, इसीलिए यहाँ हो जाएगा r बराबर 60 मीटर, ठीक है। अर्धगोले का त्रिज्या 60 मीटर।
आगे बेलन की त्रिज्या आर 60 सेंटीमीटर, तो जो बेलन का जो त्रिज्या होगा वो भी सेम होगा, ठीक है, अर्धगोले का, ठीक है, बेलन का और यहाँ पर जो है शंकु, ये तीनों का जो त्रिज्या होगा वो 60 सेंटीमीटर ही होगा। आगे देखिए यहाँ पर बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन का ऊंचाई को हम लोग एच, बड़ा एच को यहाँ पर कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है, बड़ा एच से इसको हम लोग करते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर एक शंकु का ऊंचाई एच है, छोटा एच से इसको डिनोट किए हैं, और ये बेलन का ऊंचाई बड़ा एच है। तो देखिए इसमें 180 सेंटीमीटर ये है, ये कौन, तो बेलन का ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, शेष बचे पानी का आयतन। तो यहाँ पर इस तरीके से एक बेलन है, इस बेलन में शंकु और अर्धगोले का आकार का यहाँ पर वस्तु है, ये ठोस है, इसको डुबाया गया है, तो यहाँ पर जो शेष बचा पानी का आयतन है उसको निकालना है। तो इसमें करना क्या है, बेलन का आयतन में घटा देना है ठोस का आयतन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकाल लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, इस ठोस का आयतन को घटा देंगे, तो जो बचा हुआ है वो आयतन निकल जाएगा क्या, तो शेष बचे पानी का आयतन। तो यहाँ से बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर बेलन का आयतन को हम लोग इसमें ऊंचाई को जो है बड़ा एच मान है, तो यहाँ पर हम लोग बड़ा एच ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया बेलन का आयतन। इसमें से अब हम लोग घटा देंगे ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन में कौन कौन है, देखिए यहाँ पर जो ठोस बना हुआ है, इस ठोस में शंकु भी है सम्मिलित और अर्धगोला भी सम्मिलित है, मतलब दोनों को जोड़ के यहाँ पर इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, बेलन का आयतन से घटा देंगे। तो देखिए बेलन का आयतन के लिए हम लोग लिखें पाई आर स्क्वायर एच बड़ा एच, और शंकु का आयतन के लिए हम लोग लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच छोटा एच, शंकु के लिए छोटा एच माने हैं, ठीक है। अब प्लस अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से देखिए पाई आर स्क्वायर जो है ना कॉमन है, यहाँ से पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी देखिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ 3 है तो 2 निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर को हम लोग कॉमन करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर बच जाता है कौन, सिर्फ एच, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन हो गया, यहाँ बच गया एच, प्लस 2/3 रह जाएगा, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, मतलब यहाँ से एक आर रह जाएगा, तो यहाँ पर एक आर लिख देना है, और इस तरीके से आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पाई का मान रख देना है 22/7, और आर का वैल्यू कितना है, तो बेलन का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या, तीनों का त्रिज्या सेम है, तो मान भी उसका सेम है, तो आपको यहाँ पर रख देना है त्रिज्या किसका, तो बेलन का। तो 60 × 60 मतलब 2 बार यहाँ पर है, तो 60 × 60 आप लिख सकते हो। अब देखिए बेलन का जो यहाँ हाइट है, ऊंचाई है, तो उसके लिए आपको 180 रख देना है, और यहाँ से 1/3, यहाँ पर एच देखिए ये शंकु का ऊंचाई है, तो 120 दिया हुआ था, तो 120 यहाँ पर रख देना है, प्लस 2/3 और इंटू में यहाँ पर आर एक बचा हुआ है, तो आर किसके लिए, तो यह है अर्धगोले का, तो अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 60 रख देना है, यहाँ से कटा देना है, 20 या 60 कट जाएगा ये, और यहाँ से और 3 से 40 बार में 120 कट जाएगा, इस तरह सॉल्व कर लेना है यहाँ से। अब आगे देखिए यहाँ पर करना क्या है, 180 लिखना है, यहाँ से 40 आ जाएगा, और 20 दूनी 40, 40 को जोड़ने पर 80 आ जाएगा, 180 में 80 घटा देने से 100 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 60 को गुना कीजिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3600 और 3600, और यहाँ पर देखिए 100 के साथ फिर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3600, और यहाँ से 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा देना है। 3,60,000 को 22 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 7,90,000। अब इसको 7 से भाग दीजिएगा तो इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से आपको पता होगा कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से देखिए यह क्यूब है, तो मतलब 3 बार इसको 100 से भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर में ये आ जाएगा। देखिए इस तरीके से 1.131 मीटर क्यूब लगभग में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसमें कहता है निम्न आंकड़ों का माध्य 62.8 है, तब अज्ञात बारंबारता x ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए माध्य का मान दिया हुआ है, ठीक है, माध्य का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें अज्ञात बारंबारता x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये वर्ग अंतराल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, और बारंबारता में 5, 8 x, इसी का मान निकालना है 12, 7 और ये 8 आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए वर्ग अंतराल आपको इस तरीके से लिख लेना है, बारंबारता fi आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद वर्ग चिन्ह यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखते हैं वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह यहाँ पर देखना है कि इन दोनों का जो योग होता है, जैसे 20 और 0 को जोड़ देने से निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देने के बाद क्या होता है, उसको 2 से भाग लगाते हैं तो वर्ग चिन्ह निकल के आता है। तो 20 को और 0 को जोड़िएगा तो कितना होगा, तो हो जाएगा 20। अब 20 को 2 से भाग लगाइएगा तो आ जाएगा 10।
इस तरीके से फिर देखिए 40 और 20 60 और 60 को 2 से भाग लगाइएगा आ जाएगा 30। इस तरीके से वर्ग चिन्ह को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, भर लेना है वर्ग चिन्ह इस तरीके से। उसके बाद FI/XI निकालना होता है, ठीक है। तो FI/XI का मतलब है FI को मतलब बारंबारता और XI मतलब वर्ग चिन्ह, दोनों को गुना कर देना है। तो देखिए 5 ढंग 50, 8 और 30 को गुना कीजिएगा तो 8 तिया 24 और यहाँ से 0। तो इस तरीके से आपको गुना कर देना है। 50 को x के साथ गुना कीजिएगा 50x हो जाएगा, आगे गुना करते जाना है, इसको इसके साथ गुना कीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब देखिए FI/XI यहाँ पर जो है समेसन लगता है, ठीक है। फॉर्मूला में देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि फॉर्मूला जो होता है माध्य का, जो माध्य निकालना है तो माध्य बराबर क्या होता है, तो सिग्मा FI/XI बट्टा सिग्मा FI होता है। सिग्मा का मतलब होता है योग, ठीक है, इसको समेसन भी बोला जाता है। तो देखिए FI/XI का योग होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए FI/XI जो है इसको पहले जोड़ लेना है, तो तब ना यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू मिलेगा। तो देखिए इसको अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2640 प्लस 50x, 50x यहाँ से आ जाता है। उसके बाद फिर देखिए इसको अगर जोड़ दीजिएगा बारंबारता को, मतलब यह सिग्मा FI का वैल्यू आपको लाना है, सिग्मा FI। तो सिग्मा FI क्या है, तो बारंबारता का योग, तो बारंबारता को योग कर लेना है, तो आएगा क्या, देखिए 40 प्लस x आ जाएगा सबको जोड़ने के बाद। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ से दोनों का वैल्यू पता चल गया, अब यहाँ पर रख देना है माध्य बराबर सिग्मा FI/XI। तो देखिए वैल्यू क्या आया है सिग्मा FI/XI का 2640 प्लस 50x, तो यहाँ पर लिख देना है 2640 प्लस 50x। उसके बाद सिग्मा FI का वैल्यू आया है 40 प्लस x, यहाँ पर रख देना है 40 प्लस x। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर देना है, कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखिए 40 प्लस x को यहाँ पर गुना कर देना है, तो हो जाएगा 62.8 और इंटू में 40 प्लस x हो जाएगा, और इधर बच क्या गया, तो 2640 प्लस 50x। अब यहाँ पर देखिए 62.8 को 40 से गुना कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं 62.8 गुना 40। अब देखिए फिर 62.8 को x के साथ गुना कीजिएगा, तो हो जाएगा 62.8 और यहाँ से x। अब यहाँ पर देखिए 2640 प्लस 50x। देखिए अब आगे फिर सॉल्यूशन करना है, यहाँ पर 62.8x माइनस 50x, x वाला को x के साथ और संख्या वाला को संख्या के साथ। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या वाला था कौन, 62.8 गुना 40, तो इसको लेके जाना है इधर दाहिना तरफ, तो कितना हो गया 2512। अगर इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2512, तो इधर प्लस में था इधर जाके माइनस में हो गया। अब यहाँ से इसको हल करने पर आ जाता है 128 प्लस में, क्योंकि ये बड़ा है तो हो जाएगा 128। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया है 12.8x, यहाँ से इसको घटाने पर 12.8x आएगा, तो यहाँ से x को फ्री कीजिएगा तो 128 बट्टा आ जाएगा यहाँ पर 12.8। यहाँ से दशमलव हटाने के बाद क्या हो जाएगा, तो 128 कट जाएगा, बच गया 10, तो x का वैल्यू यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 10। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर का, जो कि ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहता है निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका माध्यक को ही बोला जाता है। देखिए इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24 और 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। इसका बारंबारता है 8, 10, 16, 24, 15, 7। संचयी बारंबारता का पहला और यहाँ से बारंबारता में दूसरा वाला को यहाँ पर जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जितना आया इसको यहाँ पर लिख देते हैं। फिर यहाँ पर संचयी बारंबारता में दूसरा नंबर का और यहाँ पर इसको इस तरीके से जोड़ने पर यहाँ लिख देना है। इस तरीके से जोड़ के यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर ये भर जाएगा संचयी बारंबारता। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में कौन आया, 80 आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको n बराबर लिख देना है 80। क्यों यहाँ पर 80 आया, तो देखिए अगर बारंबारता को यहाँ पर आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 80, इसको सब जोड़िएगा तो कितना आएगा 80, इसीलिए यहाँ पर n बराबर हो गया 80। अब आपका काम क्या है, n/2 निकालना, क्योंकि इसका फॉर्मूला में जरूरत होता है n/2। n का मान यहाँ 80 आ गया तो 80 बट्टा 2 आ जाएगा 40। n/2 या 40 मतलब आप n/2 भी बोल सकते हो या फिर 40 बोल सकते हो। से ठीक अधिक वाली संचयी बारंबारता 58 है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो 40 जो आया, क्या आया 40, तो ये आ गया n/2। तो 40 से थोड़ा सा अधिक कौन है, तो 40 से थोड़ा सा अधिक है 58, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर 40 से थोड़ा सा अधिक कौन है, तो यहाँ थोड़ा सा अधिक है 58। तो इसमें ही देखना है। आगे जैसे ही आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ये जो मिलेगा बारंबारता में जो है ये हो जाएगा तो आपका f। और यहाँ पर संचयी बारंबारता में इसके जस्ट ऊपर वाला जो हो जाता है CF कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर आगे बढ़ना है। वर्ग अंतराल में जो लिमिट होता है, एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है अपर लिमिट। तो यहाँ से आपका लोअर लिमिट L कहलाएगा और यहाँ पर इन दोनों का लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, इसको h कहते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइट या फिर इसको आप चौड़ाई भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसी का जरूरत पड़ता है, L का जरूरत पड़ता है, H का जरूरत होता है और F और CF
और यहाँ पर n, मतलब n/2 का जरूरत होता है, तो n/2 यहाँ से निकल गया है। सारा डाटा तैयार हो जाने के बाद आपको करना क्या है, माध्यक का फॉर्मूला लिखना है। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF/F × H। ये हो गया माध्यक का फॉर्मूला। इसी पे बैठा देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए L का वैल्यू अभी हम लोग निकालें, कितना निकालें L का वैल्यू, तो L का वैल्यू जो लोअर लिमिट होता है वही होता है L का वैल्यू। तो देखिए लोअर लिमिट में कौन है L का वैल्यू, तो 24 है। तो यहाँ पर आपको 24 यहाँ पर रख देना है फॉर्मूला में, 24 रख दिए। अब प्लस यहाँ n/2 का अभी वैल्यू हम लोग निकालें, तो n/2 का वैल्यू निकला कितना, n/2 का वैल्यू निकला 40। तो यहाँ पर आपको 40 रख देना है, ठीक है, 40 रख दिए। अब माइनस रखना है CF का वैल्यू देखिए यहाँ पर जय बारंबारता में इसके जस्ट ऊपर वाला CF है 34 है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 34 रख देना है, 34 रख दिए। और नीचे में 24 कहाँ से आया, तो ये हो गया F जो है यहाँ बारंबारता में आपको दिखाई देगा, यहाँ पर F का वैल्यू यहाँ पर 24 आया है, तो आपको यहाँ पर 24 रख देना है। उसके बाद यहाँ देखिए H का वैल्यू 8, मतलब जो हाइट है उसका चौड़ाई जो है, ठीक है, चौड़ाई भी बोल सकते हो, हाइट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए H जो हम लोग अभी निकाले हैं 8, ये देखिए यहाँ पर इन दोनों का 24 और 32 के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है, 8 का अंतर है। तो यहाँ पर आपको 8 रख देना है। अब इसको सॉल्व कर देना है सिंपली, बस इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 40 में 34 माइनस कीजिएगा, आ जाएगा यहाँ से 6, उसके बाद नीचे 24 है, तो 6 चौके 24 और 4 दूनी 8, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से 24 और 2 26, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सेट 4 का कंप्लीट सोल्यूशन देखें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।